अगर अपने बच्चों को ढूंढने आए हो तो वापस चले जाओ, घर जाकर सो जाओ। अगर तब भी बात नहीं बनती है तो बच्चे पैदा करो, और उसके बाद भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरे तो अपनी बीवियों को हमारे पास भेज दो। दरअसल ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई, ये पूरी बात एक आर्मी अपने सिविलियंस लोगों को कहती है कि अपनी बीवियों को हमारे कैंपस में भेज दो ताकि और बच्चे पैदा कर सकें। ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई, ये पूरी बात सीरियन आर्मी द्वारा उन्हीं के लोगों के लिए बोली गई। क्यों बोली गई, क्या थी असली वजह, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब माता पिता कुछ दिनों का इंतजार करते हैं और बच्चे जेल से बाहर आते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल जो बच्चे जेल से बाहर आते हैं वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, उनके नाखून नोच लिए जाते हैं, शरीर पर अलग अलग जगह लोहे से, गर्म लोहे से उनके शरीर पर निशान बना दिए गए थे, खूब मारा जाता है। और ऐसे बच्चे जो जिन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं था, उसकी सजा उन्हें मिल रही थी। हमारे देश में तो लोकतंत्र है, आप प्रोटेस्ट कर सकती है, अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन सीरिया में अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं और अगर आपने हल्की सी भी आगजनी की, तोड़फोड़ किया, तो वहां की सरकार गोली मार देती है। लोग मौकाए वारदात पर मर जाते हैं और तड़पते रहते हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। यहां तक कि सीरिया की सरकार अस्पताल में भर्ती जितने भी घायल होते हैं उन्हें भी ठीक कर कर फौरन ही जेल के अंदर ठूस देती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। निर्दयी इस दुनिया के अंदर हर कोई चाहता है कि उनकी जमीन पर लड़ाई ना लड़ी जाए। तो सीरिया के अंदर किस तरीके से अमेरिका, रूस, तुर्की, ईरान, मिडिल ईस्ट के तमाम बड़े बड़े देश चाहते थे कि सीरिया के अंदर अपनी ताकत आजमाई जाए। कहते हैं ना कि जैसे कोई भी पावरफुल वेपन होता है, आप उसे टेस्ट कहां करोगे, तो टेस्ट करने के लिए सीरिया एक ऐसा जगह बन चुका था जिसमें तमाम जो सुपर पावर्स है इस दुनिया की, जो पावरफुल देश है, वो अपने हथियार इस्तेमाल क्या करते थे सीरिया के अंदर दिखाने के लिए कि हमारे पास कितनी शक्ति है। लेकिन नुकसान होता था सिर्फ और सिर्फ आम लोगों का। अब जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि जो बच्चे थे वो जेल से बाहर आते हैं और वो खड़े नहीं हो पाते और उन्हें सजा मिलती है उस गुनाह की जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। तो ऐसा वो कौन सा गुनाह था और उन बच्चों की वजह से कैसे आज सीरिया के राष्ट्रपति को भागकर अपने देश से दूसरे देश जाकर रहना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, मारे मारे फिर रहे हैं, और क्यों इन्हीं बच्चों की वजह से पूरे सीरिया में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बननी शुरू हो गई। पूरी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा कि एक सरकार कैसे अपने पास पावर रखने के लिए गलत गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है। चाहे वो फौज को उतार देना हो अपने लोगों के खिलाफ, चाहे केमिकल अटैक करवाना हो, चाहे दूसरे देशों से दोस्ती करनी पड़े ताकि अपने ही लोगों को मरवा सकें, सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए। गद्दी कैसी, पावर वाली गद्दी जिसके इशारे पर तमाम लोग नाचें, ऐसी पावर रखते थे अल असद। लेकिन अब वो भाग चुके हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा था जब वो आसमान में थे उनकी फ्लाइट रडार ऑफ हो गया था। कहा यह गया कि फ्लाइट शायद क्रैश हो गई है, लेकिन उनकी फ्लाइट अचानक कहीं लैंड होती है। वो कौन सी जगह है और क्यों उस जगह पर उन्होंने लैंड करना अपना मन पसंदीदा जगह चुना, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज उससे पहले डिकोडिंग क्राइम के अंदर समझेंगे कि सीरिया की जो जंग है वो कैसे शुरू हुई, क्या है इसके पर्दे के पीछे की कहानी, और क्यों पूरी दुनिया अब सोच रही है कि ठीक है चलो इतने दिनों से जो जंग चल रही थी अब जाकर कहीं ना कहीं वो थम सकती है। क्या है असली कहानी जो अब तक बाहर नहीं आई है, उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, जो सीरिया है उसमें सिविल वॉर कैसे शुरुआत हुई उसकी, और कैसे कई सारे गुट खड़े हो गए उस एक देश के अंदर, और सबने ये कोशिश की कि किसी तरीके से सीरिया को मिटा दिया जाए। क्योंकि जब आप पूरी कहानी समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरी चीज़ में नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ सीरिया का नुकसान है, उस देश का नुकसान हो रहा है। आप सबसे पहले मैप देखिए और मैप के ज़रिए समझिए कि सीरिया जो है उससे कौन कौन से देश लगते हैं। एक आपको लेबनान दिख रहा होगा, टर्की दिख रहा होगा, जॉर्डन दिख रहा होगा, और साथ ही साथ इराक दिख रहा होगा। इराक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप आगे समझेंगे क्यों। और साथ ही साथ
ईरान भी, रशिया भी, बहुत सारे देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी इस पूरी कहानी में आपको आता दिखेगा। और आप धीरे धीरे समझेंगे कि आखिर ये सारे देश क्यों सीरिया को एक सेंट्रल पॉइंट बनाकर फिर रहे थे। जैसे दीपक ने शुरुआत में कहा कि नए नए हथियार आए तो उनको टेस्ट करने के लिए ग्राउंड बना दिया गया। तो आप इस कहानी से समझेंगे कि शायद सीरिया को इसी तरीके से लोगों ने इस्तेमाल किया और सीरिया धीरे 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 गर्त की ओर जाता चला गया। अब देखिए, आपने सीरिया का मैप समझा, अब सीरिया की पॉपुलेशन समझते हैं। अगर हम सीरिया की पॉपुलेशन की बात करें तो आप जानते हैं कि जो अक्सर बहुत से लोग ये चीज़ें जानते हैं कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें दो कौम होती है, एक शिया होती है और एक सुन्नी होती है। और जो सीरिया है वहाँ पर जो शिया की पॉपुलेशन है वो 16% है और वहीं पर जो सुन्नी है वो 74% है। अगर अभी की हम तादाद में बात करें तो कई जगह 13% भी दिखा रहा था शिया, लेकिन जो कुछ डेटा है वो बताते हैं कि 16% पे शिया थे और 74% पे सुन्नी थे। अब ऐसे में होता क्या है कि उस टाइम पे जब सीरिया बना, वो लड़ाई वगैरह हुई, उसके बाद जब सीरिया बनता है, सीरिया में सरकारें चल रही थी, लेकिन उस वक्त एक शख्स था, 1970 की बात मैं आपको बता रही हूँ, उसका नाम था हाफिज अल असद। ये नाम आप गौर से सुनिए क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा खास रिलेशन है बशर अल असद से, जो इस वक्त भागे हुए हैं। अब देखिए, जो हाफिज अल असद थे वो उस वक्त मिलिट्री में हेड कर रहे थे, मिलिट्री के मेजर थे और साथ ही साथ एयर फोर्स के वो हेड भी थे। तो उन्हें लगा कि जब मैं एक पूरी फौज चला सकता हूँ तो मैं देश क्यों नहीं चला सकता। और इसीलिए वो थे, वो शिया थे, मैंने जिनका जिक्र किया, हाफिज अल असद, वो शिया थे। और इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं एक देश भी चला सकता हूँ तो क्यों ना सीरिया पर मैं राज करूँ और अपनी सरकार बनाऊँ और अपने ही रूल्स बनाऊं। और इसीलिए 1970 का ही दौर था जब वो तख्ता पलट करते हैं, विद्रोह करते हैं सरकार के खिलाफ, तख्ता पलट होता है और फिर हाफिज अल असद राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब गद्दी पर बैठने के बाद वो अपनी असेंबली में भी, जो वहाँ का असेंबली बनाई जाती है, उसमें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा शिया लोगों को रखते हैं। आप देखिए, वहाँ पर सिर्फ 16% शिया थे, लेकिन जो असेंबली थी, जो सरकार चलाने के लिए जो बड़े बड़े मेन पद दिए गए थे, वो शिया मुस्लिम्स को ही दिए गए थे। अब ये सब हो जाने के बाद वहाँ पर जो सुन्नी समुदाय था, उन्हें लगता है कि हमें इस पूरी चीज़ में कोई रोल नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी तसल्ली करके बैठे थे। अब यहाँ तक जो है सरकारें चल रही थी, धीरे धीरे जो है रूल्स, जो एक देश चलाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब हो रही थी। लेकिन ऐसे में उस वक्त के राष्ट्रपति जो हाफिज अल असद हैं, उनको लगता है कि आने वाले वक्त में जो सुन्नी है वो विद्रोह कर सकते हैं। अब ऐसा उन्हें क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने गलत किया था। गलत इसलिए कि उन्होंने शिया को ही सारे पद दिए थे, जो भी शिया मुस्लिम थे उनको सारे मेन पद जो सरकार में होते दे दिए थे, और सुन्नी के लिए एक तरीके से उनका रवैया ठीक नहीं था। यहाँ तक कि वो शिया मुस्लिम्स को फेवर भी करते थे, एम्प्लॉयमेंट का हो, कोई काम का हो, हर तरीके से शिया मुस्लिम्स को फेवर भी किया जाता था। तो उन्हें इसी चीज़ का डर सताया कि आने वाले वक्त में जो सुन्नी हैं उनमें से कोई भी शख्स हमारे खिलाफ विद्रोह पैदा कर सकते हैं और आने वाले वक्त में कोई अपोजिशन पार्टी भी शुरू हो सकती है। और इसीलिए वो शासन में आने के बाद सबसे पहला एक रूल बनाते हैं कि आने वाले वक्त में अब जो सरकार है वो सिर्फ शिया की ही सरकार रहेगी, यानी इनके बाद इनके बेटे, इनके बाद इनके बेटे। और इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं वो हाफिज अल असद के बेटे ही हैं, बशर अल असद। अब बात करते हैं कि उन्होंने रूल्स कैसे बदले। तो दरअसल हाफिज अल असद ने, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सबसे पहले ये रूल लगाया कि देखिए, जो भी जैसे मान लीजिए सरकारी कोई काम होता है, सरकारी नौकरी हो गई, किसी भी चीज़ में सुन्नी का जो है सबसे पहले योगदान कम किया, उनको कट ऑफ किया। साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी मिटाई कि आने वाले वक्त में कोई भी अपोजिशन खड़ी नहीं होगी। इससे आप ये समझिए कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं, एक तरीके से तानाशाही आई कि आने वाले हर वक्त में जो एक परिवार है या जो एक समुदाय है, उन्हीं के लोग ही उस राज्य में रहेंगे, वहाँ पर शासन करेंगे और वहाँ पर जो चाहे वो मनपसंद रूल बना सकते हैं और जैसे चाहे वो रह सकते हैं। अब यहाँ तक हो जाने के बाद 2000 की बात है कि जो हाफिज अल असद हैं उनकी डेथ हो जाती है और इसके बाद जो उनके बेटे हैं बशर अल असद, जो अभी भी प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, उनको नियुक्त किया जाता है, वो वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब उनके राष्ट्रपति बनने के बाद वो वहाँ पर कोई नई पॉलिसी नहीं लाते, क्योंकि उन्हें लगता है उनके पिताजी ने जो भी पॉलिसी बना दी सब कुछ सही थी, क्योंकि उनका जो शासन है वो बहुत सही तरीके से चल रहा था, उनको किसी चीज़ की हेडक नहीं थी, पुरानी सारी पॉलिसीज़ थी, तो सही तरीके से वो बस अपना सरकार में बैठकर, आप इसे ये समझिए कि एक सरकार की उन्हें जगह मिल गई थी, गद्दी मिल गई थी और उस पर वो राज करते जा रहे थे। अब होता यह है कि साल 2006, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 2006 में जो सीरिया है वहाँ पर बारिश कम होती है, फसल कम उगती है, तो इससे जो सीरिया है वो धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। कैसे? वहाँ पर
गरीबी आ जाती है, लोग खाने को तरसने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, किसानी जो है वो ठीक से नहीं हो पाती, फसल नहीं बिकती। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं वो काम करके एक मेजर फैक्टर बन जाते हैं और इसकी वजह से जो सीरिया है वहाँ पर इकोनॉमी डाउनफॉल हो जाती है और वहाँ के जो लोग हैं वो भुखमरी, गरीबी और बेरोज़गारी इन सब से तड़पने लगते हैं, मरने लगते हैं, आप ये समझिए। अब इधर सीरिया का ये हाल था, लेकिन उसी के आसपास जैसे मैंने आपको कुछ देश दिखाए थे मिडिल ईस्ट के, उन्हीं में एक जगह है तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, जॉर्डन और यमन। यहाँ पर धीरे धीरे जो वहाँ की सरकारें थी, क्योंकि यहाँ पर भी तानाशाही थी, यहाँ पर भी जो तानाशाह जो राजा थे वो राज करते थे, जैसे गद्दाफी आप ले लीजिए। और तुनीशिया की बात करूँ तो वहाँ पे बेन अली नाम के एक जो थे राजा थे वो राज करते थे और ये सब अपनी तानाशाही वहाँ पर जारी रखते थे। वहाँ पर भी कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी। तो इन सब देशों में धीरे धीरे जो है वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हुए, विद्रोह शुरू हुआ और गद्दाफ़ी का तो आप ये ले लीजिए, गद्दाफ़ी को एक तरीके से हटा दिया गया था, उनकी मौत भी हो गई थी और इसके बाद जो है प्रॉपर इलेक्शन कराए गए थे। तो इस तरह से वहाँ पर ये मांग उठी थी कि अब आने वाले वक्त में हमें इलेक्शन चाहिए, हम अपना नेता खुद नियुक्त करेंगे, ना कि आपके द्वारा बिठाया गया किसी व्यक्ति को हम अपना नेता मान लेंगे। तो ये सारी मिडिल ईस्ट में जो देश हैं जिनको मैंने नाम लिया उसमें चीज़ें चल रही थी और यहीं से जो आग है वो धीरे धीरे सीरिया में पहुंचती है। कैसे? तो उस वक्त टीवी पर, रेडियो पर, कई जगह पर ऐसी छोटी छोटी जो है खबरें आती थी और यही सारी जो खबरें हैं वो सीरिया तक भी पहुंचती थी और लोग सीरिया में सुनते थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में, हमारे पड़ोसी देश में इस तरीके से सरकार के खिलाफ, जो तानाशाह सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ गए और धीरे धीरे जो है उनका पतन भी हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप यहाँ पर याद रखिए फेब 2011 यानी कि फरवरी की साल जो था 2011 को वहाँ पर एक एरिया है दर्रा, वहाँ पर एक अली उमारी मस्जिद है, इसका जिक्र आगे भी होगा, बहुत महत्वपूर्ण मस्जिद है ये। तो यहीं पर मदरसा चलता था, वहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। अब उन जो बच्चे वहाँ पर पढ़ा करते थे, लगातार कुछ ग्रुप्स चलते थे, उनसे कुछ 14-15 बच्चों का ग्रुप था। अब उसी फरवरी की बात है, 26 फरवरी 2011 को, उससे एक दिन पहले कुछ बच्चे टीवी देख रहे होते हैं और अब वो टीवी पर खबर देखते हैं कि जो यमन से आई है, लेबनान से आई है, इजिप्ट से आई है कि वहाँ पर जो तानाशाह हैं उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, उन्हें हटा दिया गया है, अब इलेक्शन होगा, इस तरह की वो खबरें देखते हैं। तो उनमें से एक बच्चा जिसका नाम मैं अगर आपको बताऊं तो उसका नाम है मुआविया। अब वो जो बच्चा है वो खड़ा होता है और उसके मन में ना जाने क्या ऐसी चीज़ आती है कि वो अगले दिन जाकर एक दीवार पर लिख देता है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7वीं क्लास का बच्चा था, वो एक दीवार पर लिख देता है इट्स योर टर्न डॉक्टर। अभी आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं वही तस्वीर है जो उस बच्चे ने उस वक्त दीवार पर लिख दी थी। अब इट्स योर टर्न डॉक्टर क्यों लिखा गया? तो दरअसल जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो एक तरीके से डॉक्टर हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न आई स्कूल लंदन से उन्होंने पढ़ाई की, इसके बाद वो यहाँ पर आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं और लोग उन्हें डॉक्टर कहते थे और इसीलिए जो लड़का है वो लिख देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जो सरकार है, जो उसका देश है, वहाँ पर भी जो सरकार है वो तानाशाह है। और वो कहती, उसके मन में ये चीज़ चल रही थी, जो मुआविया था उसके मन में ये चीज़ें थी कि बाहरी देशों में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही तो आने वाले वक्त में हमारे यहाँ भी हो सकती हैं और इसीलिए वो एक लाइन लिख देता है इट्स योर टर्न डॉक्टर। अगले दिन वो घर पर आता है तो अपने पापा को उसी शाम को बताता है कि उसने एक ऐसी ऐसी लाइन लिख दी है। इसके बाद जो उसके पिताजी हैं वो काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे वहाँ की जो सरकार है वो कितनी तानाशाह है, वो सीधे आपको खड़ा करके गोली मार देगी, ऐसे ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे ऐसे आदेश थे। अब इस पर जो उसके पिताजी हैं वो उसे बोलते हैं कि बेटा अब तुम कहीं जाकर छुप जाओ, तुम अपने आप को किसी तरीके से बचा लो। बच्चे को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन एक तरफ जहाँ पिता बच्चे को समझा रहे थे वहीं दूसरी तरफ दीवार पर जो चीज़ लिखी थी, जो उस लड़के ने लिख दी थी इट्स योर टर्न डॉक्टर, कि अब आपकी बारी है डॉक्टर, उसको दर्रा का सिक्योरिटी चीफ, जिसका नाम मैं अगर आपको बताऊं आतिफ नजीब, ये देख लेता है। अब ये गुस्से से चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि ये बशर अल असद का कज़न था, यानी उस वक्त जो राष्ट्रपति हैं सीरिया के उनका ये कज़न था और इस पर ये बिदक जाता है, चिढ़ जाता है और इसके बाद ये सोचता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो इसीलिए मुझे मिसाल पेश करनी होगी लोगों के सामने, उन लोगों को पकड़ कर। अब ये इंक्वायरी बिठाता है, अपने जो इतने भी इसकी जो सिक्योरिटी के लोग थे उनको बोलता है पता लगाओ ये किसकी हरकत हो सकती है, ऐसी हिमाकत किसने की। अब इसके बाद जो लोग हैं वो पता लगाने की कोशिश भी करते हैं। इधर जो बच्चे हैं उनको लगता है कि हमने ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ कर दी, वो भी डरे हुए होते हैं। तो इसी सब सिलसिले में जो बच्चे हैं जिन पर शक होता है वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं पुलिस के द्वारा। अब जब अरेस्ट हो जाते हैं तो उसमें से मुआविया भी एक बच्चा होता है। उन बच्चों को पकड़ा जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उनके साथ आप जितना गंदा सोच सकते हैं, जितना बद से बदतर टॉर्चर सोच सकते हैं वो किया जाता है। उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके नाखून जो हैं आप सोचिए पूरे नाखून उखाड़ लिए जाते हैं,
पानी डाला जाता है और फिर उन्हें करंट लगाया जाता है। आप सोचिए, एक छोटे 14-14 साल के बच्चे हैं, 13-14 साल के, उनको इस तरीके से इस कदर टॉर्चर किया जाता है। अब इसके बाद जो पेरेंट्स थे बच्चों के, वो अपने बच्चों को बार बार बचाने के लिए जेल जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं साहब बच्चे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए। तो जो सिक्योरिटी वाले वहाँ पर रहते हैं, उनके मुंह से एक बेहद गंदी लाइन निकलती है। वो बोलते हैं कि जो बच्चे तुम्हारे जेल में बंद है ना, तुम उन्हें भूल जाओ, अगर बस की है तो जाकर घर पर दूसरे बच्चे पैदा कर लो, अगर तुम लोगों से नहीं होता तो अपनी बीवियों को हमारे पास, हमारे कैंपस में भेज दो। ये लाइन सुन के जो परिवार वाले थे, जो पुरुष गए थे उस वक्त, वो गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन फिर भी खुद पे कंट्रोल करते हैं किसी तरीके से, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे वापस चाहिए थे। अब इधर बच्चे वापस नहीं मिलते तो वो लोग शांति से प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट है वो उनका प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन इधर जो है बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा था। जो जेल में जो जितने भी सिक्योरिटी वाले लोग थे, जो पुलिस अफसर थे, वो साफ साफ इनकार कर देते हैं। लगातार प्रोटेस्ट होने के बाद दिन आता है 15 मार्च 2011। आप सोचिए, फरवरी में बच्चे अरेस्ट हुए थे, 11 आ जाते हैं, यानी मोटा मोटा 45 दिन जब बीत जाते हैं, तब जाकर बच्चों को छोड़ा जाता है, बच्चों को जेल से छोड़ा जाता है। और जब बच्चे बाहर निकल कर आते हैं तो उनकी हालत ऐसी थी कि वो बेचारे चल तक नहीं सकते थे, वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनकी पीठ लाल हो गई थी, उनके नाखून पूरे उखड़े उखड़े दिख रहे थे, खून हर जगह लगा हुआ था, स्क्रैचेस पड़े हुए थे। तो ऐसी चीज़ें देखने के बाद हर कोई सहम जाता है। जो माँ बाप थे उनका तो कलेजा काँप उठता है, और तब उनके अंदर विद्रोह की आग उठती है। तब वो पहला टाइम था जब उन्हें लगता है कि सरकार के खिलाफ आराम से प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमें इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और तभी जाकर हम इनसे इंसाफ मांग सकेंगे या हम अपने लिए न्याय मांग सकेंगे। और इसी सिलसिले में शुक्रवार के दिन ये जितने भी पेरेंट्स थे, जिन्हें लगता है, वो दर्रा के ही इलाके में एक मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है जुम्मे की, और इसके बाद पूरी प्लानिंग होती है और पहली बार प्रोटेस्ट शुरू होता है, जिसके अंदर ये लोग तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। आप ध्यान रखिए, जो सिविलियंस थे वहाँ के, उन्होंने तब भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया जिसमें किसी की जान जाए, वो तब भी इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें वो सरकार की सरकारी चीज़ों को ही एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि वो गलत होता है, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट का नज़रिया ये चुना कि हम किसी को मारेंगे नहीं, पर सरकार की कुछ ऐसी चीज़ों को हम नुकसान पहुंचाएंगे जिनसे वो हमें नोटिस करें और फिर हमें इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे हमारे बच्चों के साथ किया गया, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ से चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। इसके बाद गोलियां चल जाती हैं, जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, सीरिया आर्मी की तरफ से गोलियां चल जाती हैं, 2 लोग की मौत भी हो जाती है। अब ये मौत हो जाने के बाद जो है माहौल थोड़ा और एक तरीके से विद्रोह से भर जाता है। धीरे धीरे दर्रा के इलाके में जो जब तक मान लो 10 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 20 आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं। अब ऐसे पूरा दर्रा का जो एरिया है उसमें प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। और आप यहाँ तक समझिए, मई 2011 आते आते 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और गोलियां चलने के बाद जो अल असद हैं, वो बोलते हैं कि अब कुछ भी करो, ये लोग आगे नहीं बढ़ने चाहिए, टैंक मंगाओ, हेलीकॉप्टर मंगाओ, लेकिन इन पर हर तरीके से अटैक करो, आप किसी भी तरीके से इन्हें हावी नहीं होने दे सकते। और इसी सिलसिले में एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था और जब गोलियां चलती हैं, चोटें लगती हैं, तो उस वक्त जो लोग हैं, जो सिविलियंस थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त वो अस्पताल जाते थे क्योंकि उन्हें इलाज कराना था। तो वहाँ पर जो सीरियन आर्मी थी वो पहले से ही पुलिस वालों को इकट्ठा कर देती थी, कहती थी कि जो लोग मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें सब पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो इलाज कराने के लिए अस्पताल आएंगे, और जैसे ही वो अस्पताल आए वहाँ से उन्हें तुम लोग पकड़ लो, कोई इलाज नहीं होगा, अब इनका सीधे ही हम काम करेंगे। मतलब एक तरीके से लोग ये मानकर बैठे थे कि अब सबको ख़त्म ही करना है। अब इधर जब इस तरह की चीज़ें होने लगी, तो जिस मस्जिद का मैंने जिक्र किया था, एक बार मैं उस मस्जिद का नाम आपको और बता दूं, अल ओमारी मस्जिद। इसी मस्जिद में जो कुछ डॉक्टर्स थे वो मिल गए, जो ये लोग थे ये सारे मिल गए। अब ये सारे मिलकर एक काम करते हैं, वहाँ पर ही एक छोटा सा फर्स्ट एड बना लेते हैं ताकि लोगों की मरहम पट्टी हो सके। अब जब सीरियन आर्मी को ये पता लगता है और सब ये सारी चीज़ें समझ में आती, तो सीरियन आर्मी वहाँ पर भी अटैक करा देती है उस मस्जिद पर, और जितने लोग उस मस्जिद के अंदर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्स होती हैं, जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, सब के सब उसमें मर जाते हैं। और इसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है कि बाकायदा जो आज आप देख रहे हैं ना, उसी का नतीजा है। उस आर्मी से ही विद्रोही शुरू हो जाते हैं, उस आर्मी से ही 2 लोग निकलते हैं जो विद्रोह करना शुरू करते हैं। और विद्रोह इस कदर बढ़ता है कि सोचिए, अमेरिका, रशिया, बड़े बड़े देशों को इसमें शामिल होना पड़ता है। जो सीरिया है वो 4 गुटों में बढ़ जाती है, अपने आप लिबनान, जॉर्डन, वहाँ कहीं कहीं से उसमें लोग आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर इस्लामिक स्टेट के बारे में भी आपको समझना होगा, और तो और आप समझेंगे कि आखिर रशिया का इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है इस पूरी वॉर में, और साथ ही साथ कि जो अल असद अभी भाग कर गए हैं, आखिर वो
रशिया में छुपे हैं या फिर कहीं और छुपे हैं। अब आप पूरी चीज़ समझिए और सबसे पहले ये समझिए कि जो विद्रोह शुरू हुआ था, सुन्नी लोगों ने जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ एक तरीके से सीरियन आर्मी के खिलाफ, सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कैसे धीरे धीरे सीरियन आर्मी में ही फैल गया और 2 लोग खड़े होते हैं और उसके बाद पूरी जो सरकार है उसको हिलाकर रख देते हैं। देखिए, जो वंदिता ने बताया कि कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई है और महज 1 महीने के अंदर। याद रखिए, जो तानाशाह होते हैं, जो सरकार होती हैं, उनके पास ताकत की कोई कमी नहीं होती और कहा जाता है कि सरकार चलाने के लिए आपको पुलिस या डंडा होना ज़रूरी है। एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें कहा गया है, अंग्रेजी का कोट है, उसमें ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ बंदूक के बैरल के ज़रिए चलती है। एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं आपको उसको हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सीरिया के जो लोग थे, एक तो खुद परेशान, एक उनके बच्चों को आपने इतने मार पीट के लहूलुहान कर दिया है। वो लड़ किससे रहे थे? आपको अगर ध्यान दिया हो आपने, लकड़ी और पत्थर से वो आर्मी वालों को मार रहे थे। आर्मी वाले क्या कर रहे थे? टैंक, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और जितने मतलब जो हाईटेक वेपन्स होते हैं उसके जरिए वो फायर खोल देते थे। तो होता यूं था कि सामने 1000 की मौत हुई है, यहाँ पे सीरियन आर्मी के महज 10 से 15 लोग घायल हुए हैं, वो भी पूरा सजो सामान के साथ। अब ये जो चीज़ें हैं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब ये लोकतंत्र में तो ये सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं, लेकिन जो तानाशाह था वो तानाशाह चाहता था कि किसी भी तरीके से ये लोग जिंदा ना बच पाएं, क्योंकि अगर ये लोग जिंदा बच गए तो मेरी सत्ता चली जाएगी, मेरी गद्दी चली जाएगी। और कुछ इसीलिए कम से कम महज 1 महीने के सिविल वॉर के अंदर 1000 लोगों की मौत हो जाना, वो भी बेहद ही दर्दनाक तरीके से। अब धीरे धीरे होता ही यूं है कि जो फौज होती है, फौज में जो लोग काम करते हैं उनके परिवार बच्चे भी होते हैं। अब क्योंकि जो परिवार बच्चे रहते हैं वो सिविलियंस के साथ ही रहते हैं। जो फौजी हैं वो फौज तो अपने कैंपस में रह रही है, लेकिन वक्त आता है कि आपको भी समझ में आता है कि लोग क्या चाह रहे हैं, जो आपको आदेश दे रहे हैं वो गलत आदेश दे रहे हैं। तो कुछ इसी वजह से कई लोग ना निकलकर सामने आते हैं। उनका नाम है रियाद अल असद। ये जो सीरियन आर्मी है उसमें एक बहुत अच्छे पद पे थे, आर्मी के हेड थे। और दूसरा एक महरूम कायदे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पहले वो सीरियन आर्मी या कहें सीरियन जो एयरफोर्स है उसमें वो फाइटर पायलट की ट्रेनिंग भी ले चुका था। अब इन दोनों को लगता है, ये दोनों अफसरों को लगता है कि देखिए जो हमारी आर्मी है वो तो आदेश का पालन कर रही है जिस तरीके से संविधान में लिखा गया है, लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि देश के दुश्मनों पर नहीं, देश के लोगों पर ही गोली चला दो। और क्योंकि देश के लोग अपनी जो राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो राजा के खिलाफ विद्रोह करना कोई दुश्मन नहीं बना देता और ये कोई हक नहीं देता किसी फौजी को कि अपने ही लोगों पर गोली चलाई जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं ये जो सीरिया की जो आर्मी है उस पर कई जो अफसर थे वो नहीं चाहते थे कि अपने लोगों पर गोली चलाए। लेकिन तानाशाह कुछ इस कदर पागल था अपनी पावर में, कहा जाता है कि सीरिया के जो अफसर या जो जवान मना कर देते थे कि हम गोली नहीं चलाएंगे, सीरिया की फौज उन्हें भी गोली मारकर मौत के घाट उतार देती थी। लेकिन फिर भी रियाद अल असद जैसे जो कुछ जो लड़ाके थे, महरूम जो जैसे लड़ाके थे, वो बाहर आते हैं और बाहर आकर अपनी एक फौज की टुकड़ी बनाना शुरू करते हैं, जिसमें से महरूम जो शख्स है उसके बारे में आपका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसने एक फाउंडेशन तैयार किया। फाउंडेशन इसने ऐसे तैयार किया कि 15-15 लड़ाकों के इसने एक छोटे छोटे यूनिट बनाए। होता यूं था कि जो सीरिया की आर्मी निकलती थी पेट्रोलिंग पर, जहां कहीं भी विद्रोह दिखता था वो उस पर फायर खोल देते थे, ग्रेनेड मार देते थे। तो उनसे बचने के लिए सीरिया के लोगों के बस क्या रहता था? लकड़ी और पत्थर रहते थे। तो इन जो सीरिया की आर्मी को रोकने के लिए, थामने के लिए महरूम ने ऐसे लड़ाके बनाए जो उन्हें उसी वक्त मौत के घाट उतार सके। तो ये जो 15-15 लोगों के जो एक तरीके से स्पेशल कमांडो जैसे लोग थे, ये एकजुट हो जाते हैं और बनाते हैं फ्री सीरियन आर्मी। फ्री सीरियन आर्मी आने वाले वक्त में इसमें कई लड़ाके जुड़ते हैं, लेकिन शुरुआत में इनके पास महज जो 15-15 मैंने आपको बताया, महज 50 या 75 जो लड़ाके थे जो गुरिल्ला या छापामार युद्ध करते थे, कहीं भी सीरिया की फौज दिखती उस पर हमला कर देते थे। अब इनके पास दिक्कत ये आ रही थी कि इनके पास हथियारों की कमी थी, ट्रेनिंग की कमी थी। अब ट्रेनिंग कहाँ किया जाए, हथियार कैसे आए? तो इन्होंने अपना एजेंडा फैलाना शुरू किया। फ्री सीरियन आर्मी के जितने महरूम या जो बड़े बड़े जो
माइंड वाले लोग थे वो जाते हैं आसपास के देशों से मदद मांगते हैं, तब जाकर कई लोग साथ आते हैं और कहते हैं कि जब आप किसी से मदद मांगने जाते हो तो आपके साथ कई लोग साथ देते हैं, लेकिन कभी कभार शैतान भी आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। और इसी सिलसिले में आईएसआई, पाकिस्तान वाला नहीं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, वो ये देखता है कि देखो सीरिया में तो जंग चल रही है, फौज और जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, क्यों ना इनकी मदद कर कर फौज के खिलाफ लड़कर हम एक आईएस बना ले, मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब इसके लड़ाके जाके सपोर्ट करते हैं फ्री सीरियन आर्मी को और कहते हैं कि तुम फौज के खिलाफ लड़ोगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और आईएस खुले तौर पर सीरिया की आर्मी के खिलाफ लड़ना शुरू करती है। शुरुआत में तो ये कहती है कि हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आईएस का मकसद कुछ और ही था। पहली चीज ये हो गई है। दूसरी चीज, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती हैं। सीरिया के तमाम बड़े बड़े जो इलाके थे वहां तक रेडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए हर जगह बात फैलनी शुरू हो जाती है कि जो असद सरकार है वो किस तरीके से अपने लोगों को मार रही है, और लोग तब भी पीछे नहीं हट रहे हैं, लोग करारा जवाब दे रहे हैं सरकार को। अब इस सिलसिले में होता यूं है कि जो कुर्द फोर्स है, जो कुर्द वाला जो इलाका है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो इलाका है, जो अभी मैप में आप देख रहे होंगे, ये जो इलाका है, यहाँ पर जो लोग जो रहते थे वो अपने आप को कहते थे कि हम अपना कुर्दिस्तान नाम की एक जगह बनाएंगे। कुर्दिस्तान से कहने का मतलब ये कि उनका कहना था कि हम तुर्की के कुछ इलाके और सीरिया के कुछ इलाके मिलाकर अपना एक अलग देश चाहते हैं। उनको ये समझ में आ चुका था कि जो सीरिया की सरकार है वो तो अभी बहुत कमजोर हो चुकी है, वो लड़ पा नहीं रही है, तो यही सही मौका है, लोहा गरम है हथौड़ा मार दो। तो उन्होंने कुर्दिस्तान के लिए वहां पे जंग शुरू कर दी। नीचे जो दर्रा वाला इलाका था वहां से जंग शुरू हो चुकी थी। जो सीरिया का जो वेस्ट वाला जो इलाका है, या कहें जो पश्चिमी वाला जो इलाका है, वहां से भी लड़ाके सामने आ रहे थे। आईएस इराक वाली जगह से सीरिया के अंदर घुस रहा था। तो जो वहां की सरकार थी उसे एक वक्त में कई फ्रंट में लड़ना पड़ रहा था। आईएस से लड़ना पड़ रहा था, कुर्दिस्तान से लड़ना पड़ रहा था, दर्रा में लड़ना पड़ रहा था, कई जो लड़ाके जो बाहर से आ रहे थे उनसे लड़ना पड़ रहा था। तो ऐसे में जो असद सरकार है वो मदद मांगते हैं कई बड़े देशों से। जिस तरीके से वनिता ने बताया कि जो 13% या 16% जो शिया हैं और 74% सुन्नी हैं, जो मुसलमान हैं, 16% होने के बावजूद असद के जो परिवार है वो पिछले 54 से भी ज़्यादा सालों से वहाँ पर राज कर रहा था। तो उसे चाहिए था कि मेरी मदद कौन कौन कर सकता है। वो मदद के लिए जाते हैं ईरान के पास। ईरान क्यों? क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है। वहाँ का जो तानाशाह या जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो खुद शिया हैं। तो ईरान खुले तौर पर असद सरकार का सपोर्ट करने लगा। साथ में क्योंकि कई लड़ाके दूसरी जगह से आ रहे थे, तो हिजबुल्ला जो ईरान समर्थक जो आतंकवादी संगठन है वो भी असद सरकार के लिए लड़ना शुरू कर देता है। याद रखिए, कई संगठन आ चुके हैं जो आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब खुद सरकार भी आतंकवादियों की मदद ले रही है अपने ही लोगों को मारने के लिए। तो ईरान और हिजबुल्ला आगे साथ में रशिया ने कई बार सीरिया को बचाने की कोशिश भी की। अब रशिया भी कूद पड़ा कि नहीं, हम असद सरकार को बचाएंगे, क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा है तो हम भी सपोर्ट करेंगे। अब इस पूरी पिक्चर में धीरे धीरे प्रॉब्लम होना शुरू होती है, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी देश में तो कई देशों की नज़र पड़ती है। अब हुआ यूं कि सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे देश जो सुन्नी बहुल देश हैं, वो ये देखते हैं कि देखिए जो ईरान है वो मदद कर रहा है सीरिया की, तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सुन्नी बहुल देश है सीरिया। तो सऊदी अरब का हक बनता है कि वहाँ के लोगों को पैसों से, हथियारों से हम मदद करें। तो सऊदी अरब और ओमान जो वहाँ के लोग लड़ रहे थे, विद्रोही ग्रुप लड़ रहे थे, उन्हें पैसों से मदद करता है। जॉर्डन हथियार भेजता है उनके लोगों को, और ताकि वो उनकी फौज को हरा सके। अब इन सब चीज़ों में फायदा आईएस को भी हो रहा था। आईएस को सऊदी अरब से फंड मिल रहा था, जॉर्डन से नए नए हथियार मिल रहे थे, उसकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी थी। मकसद आईएस का ये था कि किसी भी तरीके से पैसों और हथियारों से अपनी जो पकड़ है वो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए। अब क्योंकि आईएस तो शैतान है, शैतान अपनी शैतानी शक्तियों से चारों तरफ अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश करता है, और इसी सिलसिले में आईएस ने यूरोप के कई देश, अमेरिका में पर भी हमले करने की कोशिश की, खुद इजराइल में हमले करने की कोशिश की।
तो अमेरिका इस जंग में कूदता है ताकि आईएसआईएस को रोक सके। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। ये बात थी कि किस तरीके से जो सीरिया की सरकार तमाम बड़े बड़े देशों से मदद मांग रही थी और कौन सा देश क्यों मदद कर रहा था। सबकी अपने अपने हित थे। सऊदी अरब सोच रहा था कि सुन्नी है तो सुन्नी को मदद करो, पैसों से माला माल कर दो। शिया की सरकार थी इसलिए ईरान मदद कर रहा था, क्योंकि ईरान मदद कर रहा था तो इसलिए रशिया सामने आ जाता है। अमेरिका इस जंग में इसलिए कूदता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आईएसआईएस की जो ताकत है आने वाले टाइम पे दिक्कत दे देगी और इसलिए उसे रोकना जरूरी है। अब तो ये कहानी रही जो पूरी दुनिया अंदर सोच रही थी कि सीरिया में हम किस तरीके से किसको मदद करेंगे। लेकिन जो वहां की जो सरकार है वो किस तरीके से निठल्ली और बेकार सरकार है को अब उसके बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं। 2011 में हमने आपको बताया कि मई 2011 तक 1000 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहां की सरकार की हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब 2012 आते आते जो सीरिया की जो सेंट्रल कमांड फोर्स है वो फैसला करते हैं कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें लड़ना कैसे है, क्योंकि तमाम जगहों से उन्हें मदद मिल रही है, हथियार आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्या करना पड़ेगा। तो इसके बाद वो एक सेंट्रल कमांड फोर्स बिल्डिंग में जाकर मीटिंग करने का फैसला करते हैं। इसमें जो सीरियन आर्मी के टॉप कमांडर्स हैं, और टॉप कमांडर्स भी कौन, जो अल असद के भाई हैं, कजन हैं, मतलब दूर का रिश्तेदार हो गए, सारे रिश्तेदार आर्मी के टॉप कमांडर्स वहां पर मौजूद थे। अब होता यूं है, जो सीरिया के जो विद्रोही गुट था उस बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं। अब सीरिया के जो आर्मी के जो टॉप कमांडर जनरल्स, उनकी मौत हो जाती है, पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, विद्रोही में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। असद सरकार उन गुस्से से पागल हो उठती है। वो सोचती है कि अब विद्रोहियों से बदला लेने की बारी आ चुकी है और जितना हो सके उतना उन्हें गोलियों से भून डालो। लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्हें समझ में आ रहा था कि गोलियों से बात नहीं बनेगी, इन्हें इतनी दर्दनाक मौत दो कि ये जन्मों जन्मों तक याद रखें। इसके बाद सीरियन आर्मी फैसला करती है कि दमिश्क के आसपास जो इलाके हैं, कुछ इलाके हैं, वो फैसला करते हैं कि सुन्नी वाले इलाके कहाँ पर ज़्यादा हैं, वहाँ पर जाकर वो केमिकल वेपन हमला करती है सुबह के 2:30 बजे। फिर उसी दिन सुबह के 5 बजे वहाँ पर वो केमिकल वेपन से हमला करती है और लाशें बिछ जाती हैं। औरतें, बच्चे, मर्द बिल्कुल तड़प रहे थे। मिसाइल से हमला हो जाना, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, इसमें जो मौतें होती हैं, मौत कोई ऐसे आम मौत तो नहीं होती, लेकिन केमिकल वेपन से जो मौत होती है बेहद ज़्यादा दर्दनाक मौत होती है। और कुछ इस तरीके से जो सीरिया की जो सरकार थी वो अपने लोगों के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रही थी। पूरी दुनिया में खबर फैलती है और पूरी दुनिया गुस्से में आ जाती है सीरिया की सरकार से कि यार ये क्या चीज़ कर दिया आपने। तो जो लोग सीरिया की सरकार को सपोर्ट भी कर रहे थे, धीरे धीरे वो अपना सपोर्ट खींच लेते हैं। अब बात ये आती है कि तमाम तरीके से सैंक्शन लगाए जाने चाहिए थे केमिकल अटैक के बाद, लेकिन होता यूं है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या यूएन में जब सीरिया के खिलाफ वीटो किया जाता है तो तमाम जो देश थे वो खिलाफ थे सीरिया के, लेकिन 2 देश बचाते हैं। वो 2 देश कौन हैं? चाइना और रूस। दोनों बार बार ये कहते हैं कि सीरिया पर जो सैंक्शन लगने चाहिए वो नहीं के बराबर लगने चाहिए। कम से कम रशिया ने 7 से ज्यादा बार सीरिया को बचाया है यूएन में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर। सिर्फ रशिया ने नहीं, चाइना ने भी कई बार सीरिया सरकार की मदद की है। अब ऐसे में जो सीरिया की अब मैप अगर आप देखें तो कई सारे फोर्सेस हैं। अगर मैं उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करूं तो एक तरफ है सीरिया की आर्मी, सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें ईरान, रशिया और हिजबुल्ला। दूसरी तरफ हो गए जो कुर्द फोर्स है, जो चाहते हैं कि हम अलग देश बना लें और तुर्की से भी कुछ हिस्सा तोड़ लें। इसको सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरब और ओमान जैसे देश। आईएसआईएस है, आईएसआईएस का तो अपना अलग ही मकसद है। वो चाह रहे थे कि भैया हम तो इनके जरिए पैसे और हथियार लें और अपना ही मकसद पूरा करें। तीसरा हो गया। चौथा आ गया जो वहां का विद्रोही गुट है। विद्रोही गुट चाहता है कि भाई हम सरकार को नीचे गिरा दें, लेकिन इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि अमेरिकी सरकार कहीं ना कहीं सीआईए को पैसे दे रही है और कह रही है कि ठीक है, जाकर आप इन्हें मदद कीजिए, फंड कीजिए, हथियारों से जो भी चीज़ इनकी मदद होती है। अब ऐसे में अमेरिका कई वहाँ पे बेस बनाता है, रशिया भी वहाँ पे अपनी मिलिट्री बेस बनाता है, वहाँ पे आईएसआईएस पर हमला करता है। तमाम तरीके से जो भी हथियार होते थे वहाँ के लोगों पर आजमाए जाते थे। उनके घर तबाह हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल टूट जाते हैं, अस्पताल, और जितने भी जो मूवीज़ देखते हैं आपको देख के समझ में आता होगा
क्यों सीरिया को गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां बिल्डिंगें, जैसे कहते हैं कि कंकाल के ऊपर भी अगर आप बम गिराते जाओ ना तो एक कंकाल के ऊपर कितनी आप मौत दे दोगे उसे, तो पूरा का पूरा जो देश है वो कंकाल बन चुका है। पहले से ही वहां पे खाने की कमी है, नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, उस पर भी बमबारी हो रही है और तमाम अपने अपने देश अपने अपने तरीकों से उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अपनी जमीन पर कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, सब चाहते हैं कि हम दूसरे की जमीन पर, दूसरे के देश पर जाकर अपनी ताकत आजमाएं और देखें कि किसके पास क्या ताकत है। क्योंकि वो देश कमजोर है, वो आश्रित है, तो इसलिए तमाम देश चाहते हैं कि हम सीरिया पर अपनी ताकत आजमाई कर लें। अब इस सिलसिले में होता यह है कि जो कुर्द फोर्स है जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में थे, तुर्की सपोर्ट में आता है कहीं ना कहीं असद सरकार के। वो कहता है कि ठीक है, हम कुर्द फोर्स से लड़ेंगे और कुर्द फोर्स का खात्मा कर देंगे। तो तुर्की और रशिया मिलकर कुर्द फोर्स का खात्मा करते हैं ऊपर वाले इलाके में। अब जो नीचे वाला जो इलाका था, जिसमें जो आईएसआईएस वाले जो इलाके थे, उसमें कभी कभी रशिया, कभी कभी अमेरिका उनके प्रमुख ठिकानों पर हमला भी कर देता था, जिससे आईएसआईएस के खात्मे में बहुत बड़ी वजह भी मानी गई है। तो धीरे धीरे जो असद सरकार थी उसे समझ में आने लगा कि तमाम जो देश है जो बाहर से हमारी मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी वो मदद ही कर रहे हैं। कुर्द फोर्स शांत हो गए, आईएसआईएस को अमेरिका ने खत्म कर दिया, अमेरिका रूस ने मिलकर। अब जो विद्रोही गुट है उन्हें धीरे धीरे शांत करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच अचानक से तीसरी बार या कहें दूसरी बार जो असद सरकार है वो फिर से केमिकल वेपन अपने लोगों पर डालती है और 85 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद तो पहली बार, पहले ट्रम्प जो उस वक्त ट्रम्प थे उन्होंने कहा था कि हमें सीरिया की सरकार से मतलब नहीं है। अभी भी जो उन्होंने कल भी बयान दिया कि देखिए सीरिया में जो हो रहा है उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं, वो अपने मतलब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रम्प ने उस वक्त भी कहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि सीरिया में जो हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, तुरंत उसके केमिकल वेपन अटैक होता है। उसके बाद ट्रम्प सरकार खुद कहती है कि हम सीरिया के मिलिट्री बेस पर हमला करेंगे और उसके बाद हमले किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था। और ठीक इसके बाद कहानी इतनी बढ़ती है कि बढ़ते बढ़ते 2011 में जो लड़ाई शुरू हुई थी, 2024 का ये अंत आ चुका है। लगभग 24 साल या कहे 25 साल होने को आए हैं और अब जाकर तख्ता पलट हो चुका है। और तख्ता पलट कुछ इस तरीके से हुआ है क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ईरान मदद कर रहा था, रशिया मदद कर रहा था, अब ईरान की कमर तो तोड़ दी है इजराइल ने। क्योंकि जो भी उनके जो प्रमुख आतंकवादी संगठन थे, हिजबुल्लाह और तमाम जो चीज़ें थी, वो उन्होंने मार दिया है, उनको मार मार के भगा रहा है। तो ईरान अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ पा रहा तो दूसरे देश की लड़ाई वो क्या लड़ेगा। दूसरी चीज़ तो रशिया थी, और जो रशिया था वो अपने यूक्रेन की जंग से इतना परेशान है कि उससे नॉर्थ कोरिया से फौजी मंगवाने पड़ रहे हैं अपनी बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए। तो अपने घर की ही लड़ाई नहीं संभल रही तो दूसरे घर की लड़ाई में रशिया क्या मदद करेगा। तो जैसे ही ईरान और रशिया ने अपने हाथ पीछे खींचे, जो वहाँ की फौज थी, जो सीरिया की आर्मी की जो फौज थी, वो अपने सरकार के खिलाफ ही हो गई। कहा यह गया कि जब प्रोटेस्टर्स या जो विद्रोही सामने आए तो पुलिस चौकी छोड़कर जाने लगी, आर्मी वालों ने अपने कैंपस खाली कर दिए। और खुद उनके प्राइम मिनिस्टर ने कल ये कहा कि देखिए राष्ट्रपति ने तैयार हो गए हैं वो सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन एज एन प्राइम मिनिस्टर वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे और चाहेंगे कि ऐसा प्रेसिडेंट आए जो सरकार लोगों के हित के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे। लेकिन वो और उनके तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आदेश का पालन किया है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे एक दीवार पर एक 14 साल के लड़के ने जब एक चीज़ लिखी जिसके बाद ये सिविल वॉर शुरू होता है। और सिविल वॉर कुछ इस तरीके से चलता है कि लगभग 25 साल लग जाते हैं एक सत्ता के भूखे, एक पावर की भूखे इंसान को, जो अपने पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहते हैं कि लाशों के ढेर पर उसने अपनी सत्ता बसाई थी और वो सत्ता आज ढह गई है और ढहने की वजह से तमाम सीरिया के लोगों में खुशी का माहौल है। लेकिन सवाल अब भी ये उठता है कि जिन लोगों ने विद्रोह कर कर वहां पर सरकार बदली है, क्या कहीं वो अगले तानाशाह तो नहीं होंगे? क्या वहां पर एक ठीक ठाक लोकतंत्र जैसी व्यवस्था बन पाएगी? क्योंकि लोगों ने अब तो हटा दिया है, लेकिन जो विद्रोह करके या जो विद्रोही जो अब आए हैं वो क्या सच में अल असद जैसे ही होंगे या अल असद से अलग होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लोगों को चाहिए कि अब वहां पर एक लोकतंत्र साबित करें और लोकतंत्र लेकर आए, क्योंकि जो चीज़ें अब तक उन्होंने देखी पिछले 54 साल में वो बिल्कुल उनके खिलाफ थी। अब लोगों को चाहिए कि सामने आए और लोगों से वोट देकर अपने नेता को चुनने की
अपील करें। तो ये थी पूरी सीरिया की और जिस तरीके से हमने वनिता ने बताया कि देखिए जो अल असद थे वो भागकर तो निकल गए। अब कहा यह जा रहा था कि वो चाह रहे थे कि कहीं ऐसे देश में चले जाए, यूरोप के ऐसे देश में जहां पर कोई इनका पता ना लगा पाए। लेकिन यूरोप के देश असद सरकार से खफा थे, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि असद उनके वहां पर आए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो कोर्ट है वहां पर भी, इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहां पर भी उनके खिलाफ कई केसेस हैं। तो ऐसे में असद सरकार ने अपना फ्लाइट रडार ऑफ किया, कि उनको डर था कि शायद अमेरिका या तमाम जितने बड़े बड़े देश हैं उनको हवा में ही ना मार गिराए। तो अपना फ्लाइट रडार ऑफ कर कर वो पहुंच जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के यहाँ, यानी कहें मॉस्को के अंदर। मॉस्को में उनकी प्लेन लैंड होती है और जिसके बाद पुतिन उन्हें राजनीतिक शरण देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। तो एक 25 सालों से जो लड़ाई चल रही थी और लगभग 2000 से 2024 खत्म होने को आया है। 25 साल से जो राजा था, जो तानाशाह था, जिसने लाशों के ढेर पर अपनी सत्ता बसाई थी, उसकी आज ढह चुका है और एक नई कहानी या नई जो इतिहास लिखने को तैयार है सीरिया। और आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या सीरिया अपने पैरों पर ठीक से खड़े होकर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर पाएगा। और इस पूरी का जो स्टोरी है, इस पर जो भी नए अपडेट्स आएंगे सीरिया पर, हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।